हाँ जी, हाँ मैं आपको ये कह रहा था लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर था, मैंने कल टॉपिक करवाया था बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी मैं वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग की थी कल, वो मैं आज भेज दूंगा। मैं कल भेज नहीं पाया, आज मैं दोनों जो आज रिकॉर्डिंग होगी जो कल हुई थी वो इकट्ठी भेज दूंगा, वो देख लेना वीडियो अपनी, ठीक है। हाँ, और परसों परसों भी तुम नहीं आए थे ना, परसों भी चाहे तुम नहीं आए तो परसों तो मैंने क्वेश्चंस के डाउट्स ही लिए थे, काम नहीं कराया मैंने आगे कोई भी, ठीक है। और एक टॉपिक रह गया तुम्हारा बेटा मोशन इन वर्टिकल सर्कल, वो हम बाद में करेंगे, आज हम यूनिट नंबर 4 पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, ध्यान से सुनना है आपने। यूनिट नंबर 4 चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर, ठीक है भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिट? वर्क एनर्जी पावर। सबसे पहला टॉपिक आएगा वर्क, पढ़ो। सिंबल इज W। सबसे पहला टॉपिक आएगा वर्क, सिंबल इज W। वर्क हुआ है ये कब कहोगे आप, ये बताओ पहले। When you will say that work is said to be done, आपने एक बॉडी, मान लो एक बॉडी आपके पास, और आपने क्या किया बेटा, आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी चल पड़ी, है ना। एक बॉडी थी, आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी चल पड़ी, तो आप क्या कहोगे कि वर्क हुआ है ना। वर्क हुआ है ये कब कहते हैं अपन, जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी चल पड़े, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क हुआ है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, कितना वर्क हुआ है? इस एग्जांपल में आप वर्क हुआ है ये तो ठीक बात है, क्योंकि आपने बॉडी को पुश किया था और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, इसका मतलब वर्क तो हो गया। कितना वर्क हुआ ये कैसे निकालोगे? जो फोर्स आपने लगाया और जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। बनाओ डायग्राम, मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ये बॉडी है और ये इस सरफेस पे पड़ी है बॉडी, और आपने बॉडी पे फोर्स लगा दिया बेटा F, आपने बॉडी पे फोर्स लगा दिया F और ये बॉडी चल पड़ी, और इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर दिया S। ये बॉडी यहां से लेकर यहां तक चली गई, है ना। आपने फोर्स लगाया और ये बॉडी यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके यहां से लेकर यहां तक आ गई, तो आप क्या कहोगे कि वर्क हुआ है। आप क्या कहोगे बेटा, वर्क हुआ है। अच्छा, कितना वर्क हुआ है कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? जो फोर्स लगाई और जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने चला, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे Fs, ये वर्क हुआ है, इतना वर्क हुआ है, हम कहेंगे इतना वर्क हो गया। बोलो सही बात है, आसान है ना, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना बेटा। चलो चलो, अब मैं सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। मैं अब सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं कहता हूं यही बॉडी ले रहा हूं मैं फिर से, ये लो, यही बॉडी फिर से ले रहा हूं और मैं यही फोर्स फिर से लगाऊंगा। वही बॉडी वही फोर्स, लेकिन पिछली बार मैंने फोर्स कैसे लगाया था, हॉरिजॉन्टली लगाया था। अब की बार ये फोर्स बेटा मैं कैसे लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टली नहीं लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे लगाऊंगा, ये लो, समझे? अरे दोनों सिचुएशन में अंतर है ना।
यहां पर मैंने सारा का सारा फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाया, लेकिन यहां पर मैंने फोर्स लगाया तो उतना ही है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली नहीं लगाया, वो मैंने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे लगाया। और कितने एंगल पे लगाया? ये एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ये एंगल थीटा एंगल पे मैंने फोर्स लगा दिया, लगाया उतना ही है। मान लो यहाँ लगाया था 50 न्यूटन, तो यहाँ भी 50 ही लगाया मैंने, बट वहां लगाया था लॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे लगाया है ना। अब बताओ क्या होगा? अब इस फोर्स के बनेंगे कंपोनेंट। आपको तो पता ही है, वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ये फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर का कंपोनेंट x के अलोंग भी आएगा, और बेटा वेक्टर का कंपोनेंट y के अलोंग भी आएगा। अब x के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, मतलब जो थीटा के साथ कंपोनेंट आएगा, वो हमेशा कितना होता है आपको पता है? अगर ये f है तो f का कंपोनेंट थीटा के साथ कितना होगा? f cos थीटा, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा? f sin थीटा। ये हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा था, है ना। इस फिनोमिना को हमने क्या बोला हुआ है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर को हमने क्या कर दिया? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, तोड़ दिया। और कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं आपको पता ही है? थीटा के साथ हमेशा cos वाला बनेगा, और दूसरा हमेशा कौन सा बनेगा? साइन वाला बनेगा। ये कंसेप्ट है। अब क्या बॉडी चलेगी? बिल्कुल चलेगी, लेकिन बॉडी को इधर चलाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है या F रिस्पॉन्सिबल है? अब की बार बॉडी को आगे कौन चला रहा है? F cos थीटा। पिछली बार बॉडी को पूरी की पूरी फोर्स चला रही थी आगे, लेकिन अब की बार बॉडी को आगे चलाने के लिए पूरी की पूरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ उसका एक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या बॉडी जितना पहले चली थी उतना ही चलेगी या पहले से कम चलेगी? अरे बॉडी को आगे चलाने के लिए यहाँ पर सारा का सारा फोर्स यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ बॉडी को आगे चलाने के लिए क्या सारा का सारा फोर्स यूज हो रहा है या उसका एक कंपोनेंट यूज हो रहा है? उसका एक टुकड़ा यूज हो रहा है। तो इसका मतलब बॉडी भी पूरा नहीं चलेगी, जितना पहले चली थी उससे कम ही चलेगी ना बॉडी। तो पहले बॉडी इतना चली थी, मैंने मान लिया अब की बार बॉडी इतना चली है। अब की बार मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, ये लो, ये ऐसे है मेरे लिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट पहले वाली से क्या है? कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसको आगे चलाने वाला फोर्स भी पहले से क्या हो गया? कम हो गया। पहले फोर्स था F, लेकिन अब बॉडी को आगे चलाने वाला फोर्स कौन सा है? F cos थीटा। और जो ये F sin थीटा है, ये क्या हो रहा है? ये वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो F sin थीटा फोर्स है वो बॉडी को ऊपर उठाना चाहता है। लेकिन मान लो बॉडी भारी है और बॉडी को ऊपर उठाने में ये वाला फोर्स क्या है? कैपेबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला फोर्स कोशिश तो कर रहा होगा बॉडी को ऊपर उठाने की, बट उठा नहीं पा रहा। इसका मतलब ये वाला फोर्स तो वेस्ट हो रहा होगा, लेकिन ये वाला फोर्स इसको चला रहा होगा। तो क्योंकि फोर्स आगे की तरफ कम लग रहा है तो बॉडी चलेगी तो सही, बट जितना पहले चली थी उतना नहीं चलेगी, कम चलेगी। इसका मतलब यहां पर भी मैं क्या कहूंगा कि वर्क तो वही है। अरे अगर फोर्स लगाएं बॉडी पे और बॉडी चल पड़े तो हम क्या कहते हैं कि वर्क हो गया। वर्क तो यहां पर भी हुआ। अच्छा बताना यहाँ पे कितना वर्क हुआ? यहां वाला वर्क कैसे निकालोगे? यहां कौन सी फोर्स ने वर्क किया? F ने कि F cos थीटा ने? F cos थीटा ने वर्क किया यहां पर। तो यहां पर मैं फोर्स कौन सी लूंगा? F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी लूंगा? S। मैं फॉर्मूला तो वही लगा रहा हूं पहले वाला ही। पहले मैंने पूरी की पूरी फोर्स ली थी क्योंकि बॉडी को पूरी की पूरी फोर्स चला रही थी। अब बॉडी को पूरी की पूरी फोर्स तो चला ही नहीं रही, अब तो पूरी फोर्स का कुछ टुकड़ा है F cos थीटा, वही चला रहा है बॉडी को। तो जो चला रही है फोर्स वो ले लेंगे, और जितना चली है बॉडी वो ले लेंगे, दोनों गुणा कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। बताना बेटा यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ? बताओ बेटा यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ? F cos थीटा को S से गुणा कर दो, यहाँ से बोल दो Fs cos थीटा, बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? Fs cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान से अब तुम याद करो, हमने पीछे ये पढ़ा हुआ है AB cos थीटा को हम क्या बोलते थे याद है? इसको हम बोलते थे A डॉट B। ये सारे पुराने टॉपिक आएंगे अब। अरे याद है क्या इसको बोलते थे अपन A डॉट B? A डॉट B का मतलब क्या हुआ? ये A वेक्टर, ये B वेक्टर,
और बीच में डॉट लगाने का मतलब है, इसको बोलते थे डॉट प्रोडक्ट। और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बनता था, ए बी cos थीटा। और यहाँ पे थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल होता था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल होता था, याद है ना। अब क्या सेम फॉर्मूला यहाँ बन सकता है क्या, बताना मुझे। ए बी की जगह आ गया एफ एस, तो एफ एस cos थीटा। तो क्या एफ एस cos थीटा को मैं बोल सकता हूं क्या, एफ डॉट एस, बोलो। और यहाँ पर थीटा बताओ किस किस के बीच में एंगल है, यहाँ थीटा किस किस के बीच में एंगल था, ए और बी के बीच में। तो यहाँ थीटा किस किस के बीच में एंगल है, एफ और एस में। चेक करो यहाँ पर एंगल है क्या, बताओ बेटा। देखो ये रही फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा। सही तो है बिल्कुल। यानी कि ये वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला आ गया मेरे पास। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। ये कहो या ये कहो, बात एक ही है, क्योंकि इसी को तो मैंने इसमें कन्वर्ट किया। एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा को ही तो मैंने क्या बोला है, एफ डॉट एस। क्योंकि ए बी cos थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, वर्क के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास किसका, वर्क का। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। अच्छा बताना, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको दो सिचुएशन दिखाई हैं, एक तो ये सिचुएशन दिखाई है, इसमें वर्क डन ये आया है, और फिर मैंने आपको एक ये सिचुएशन दिखाई है, इसमें वर्क डन ये आया है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ इस सिचुएशन में बताना थीटा कितना है, थीटा किस किस के बीच में एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा है। बताना बेटा यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, 0। अरे यहाँ तो जिस तरफ फोर्स लगाई थी उसी तरफ क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुई है। तो यहाँ पर थीटा कितना है बेटा, यहाँ पे थीटा 0 है। अब अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं तो cos 0 कितना होता है बेटा, वो होता है 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ एस। देखो ये फॉर्मूला लिखा मैंने ऊपर, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी इसके अंदर ही तो है। अगर मैं इसके अंदर थीटा को 0 ले लूं तो ये कंडीशन बन गई। और cos 0 बेटा कितना होता है, वर्क। तो बेटा ये cos 0 बेटा कितना होता है, 1। तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ एस। और देखो मैंने इसके लिए यही कंडीशन तो लिखी हुई है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी इसके अंदर है। यानी कि आप कोई मर्जी और थीटा ले लो, वो थीटा की वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो वर्क डन निकल जाएगा आपके पास, इसका मतलब। आर यू गेटिंग? तो ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला हुआ, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पहले तो यहां तक बता दो मेरे को, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बताओ भाई। व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन? आप क्या बोलोगे बताओ? वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। और डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस, इसको अगर खोलना चाहें तो क्या फॉर्मूला बनता है, एफ एस कॉस थीटा। और थीटा किस किस के बीच में एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे थीटा। और अगर मुझे थीटा पता चल जाए तो मैं पुट कर दूंगा और वर्क डन निकाल लूंगा, दैट्स द मीनिंग। बोलो समझ में आया क्या बेटा? चलिए ये हो गया बेटा वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा हमने ये पढ़ा था पीछे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और यहां पर वर्क भी तो क्या डिफाइन कर दिया मैंने, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया मैंने। इसका मतलब वर्क भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर के वेक्टर बताओ, वर्क इज आल्सो स्केलर। क्यों? क्योंकि हमें पता है वर्क कौन है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमेशा क्या होता है, स्केलर। इसका मतलब वर्क इज आल्सो ए स्केलर, है ना। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा, वर्क इज स्केलर वाई, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो आप बताओ क्या आंसर लिखोगे? आप कहोगे बिकॉज वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बस इतनी बात लिख के छोड़ दो, आपका आंसर पूरा हो गया। अरे वर्क स्केलर क्यों है, बताएंगे जरा। वर्क बेटा स्केलर क्यों है? क्योंकि वर्क जो है वो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बोलो गेटिंग और नॉट? ठीक है, चलो ठीक है भाई, ये हो गया बेटा वर्क डन। चलो मैंने आपको दो सिचुएशन दिखाई, एक तो ये सिचुएशन दिखाई, एक बेटा मैंने आपको ये सिचुएशन दिखाई। अब मैं आपको एक और सिचुएशन दिखाता हूं, वन मोर सिचुएशन आई विल शो यू। ठीक है, चलो आप अब मुझे बताना कि वर्क डन हुआ है कि नहीं हुआ। लो बेटा, आई एम शोइंग यू वन मोर सिचुएशन। मैं आपको कहता हूं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये एक वॉल है, और ये एक बॉडी पड़ी है। ये बॉडी किसकी बनी हुई है पता है आपको? ये बॉडी स्पंज की बनी हुई है। स्पंज की, स्पंज समझते हो? जो गद्दे के अंदर होती है, जो दब सकती है, स्पंज। ये स्पंज ही है, अब ये मान लो ये स्पंज की बॉडी पड़ी है। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने ना इस बॉडी को ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो पिचक जाएगी, है ना। अब इसकी शेप दिखाओ कैसे हो जाएगी। मैंने यहां से फोर्स लगाया तो ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगी, नहीं बात समझ आई? अरे मैंने यहां फोर्स लगाया था तो ये पिचक गई अंदर ऐसे, मैंने अभी भी फोर्स लगा रखा है, क्योंकि फोर्स हटाऊंगा तो वापस आ जाएगी ना बॉडी वाली। अरे स्पंज ऐसी होती है, स्पंज को दबाते हो तो दब जाती है, हटाते हो तो दोबारा वापस भी तो आ जाती है वहां पे। अब ये वापस नहीं आई क्योंकि मैंने अभी फोर्स लगा रखा है अपना। बताओ यहाँ पे वर्क हुआ है? पहले तो ये बताओ वर्क हुआ है कि नहीं हुआ। अभी अभी तुमने पीछे क्या बोला था कि हम फोर्स लगाएंगे और बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, तो वर्क हुआ है हम कहेंगे। क्या बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है? नहीं किया। तो मैं पूछ रहा हूं क्या वर्क हुआ है? हुआ है। अरे हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट, वर्क भी तो हुआ है यहां पर। अरे क्या स्पंज को पिचकाने में तुम्हारी एनर्जी खर्च नहीं हुई क्या? चलो मैं कहता हूं ये स्पंज नहीं है, ये स्प्रिंग है। मुझे ऐसी बॉडी लेनी है जो पिचकती हो, मैं स्पंज की बजाय स्प्रिंग तो ले सकता हूं। लो मैंने स्प्रिंग ले लिया, और स्प्रिंग भी बहुत तरह के होते हैं। कोई स्प्रिंग ऐसे होते हैं जो बड़े ही ढीले से होते हैं, मतलब उनको पिचकाने के लिए बहुत कम फोर्स चाहिए होता है। कोई स्प्रिंग होते हैं बहुत मोटी तार के बने होते हैं, टाइट होते हैं, उनको इतना सा भी पिचकाना है ना तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। ये वही स्प्रिंग है। मान लो ये मोटी तार का बना हुआ स्प्रिंग है, इसको ना इतना सा भी पिचकाना है तो बहुत तगड़ी फोर्स चाहिए। अब मान लो मैंने यहां से फोर्स लगा दिया है, और ये क्या हुआ, ये यहां से यहां तक आ गया, पिचक गया, ये आगे बेटा वासन में। और इसमें टर्न्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो मैं टर्न्स 6 दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब अब मेरी फोर्स यहां से स्टार्ट किया था लगाना फोर्स को, और यहां तक लगा के ले आया मैं। सही बात है? अरे ये सिचुएशन तो है ये। अरे स्पंज की जगह मैंने स्प्रिंग ले लिया, क्या वर्क हुआ है? अरे हुआ ना वर्क। क्या स्प्रिंग को पिचकाने में आपने जोर नहीं लगाना पड़ा आपको? अरे आपका हाथ थकेगा नहीं क्या यहां से? अगर ये स्प्रिंग मोटा हुआ, टाइट हुआ, तो क्या स्प्रिंग को यूं ही पिचका दोगे आसानी से? आपके हाथ को जोर लगाना पड़ेगा ना, मतलब आपको एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी एनर्जी खर्च हो रही है तो इसका मतलब यहां पे वर्क तो हो ही रहा है, क्योंकि एनर्जी जो खर्च करोगे वही तो किसमें कन्वर्ट होती है? वर्क में।
इस चैप्टर का नाम क्या है? वर्क एनर्जी पावर। वर्क कब होता है पता है? जब एनर्जी खर्च होती है। बिना एनर्जी खर्च किए वर्क नहीं कर सकते आप। सही बात है क्या? बिना एनर्जी खर्च किए आप वर्क नहीं कर सकते। तो क्या इस स्प्रिंग को यहां से यहां खिंचाने के लिए वर्क हुआ है क्या? अरे बिल्कुल हुआ है। चलो अब मैं थोड़ा सा ना और इसको सिंपलीफाई कर देता हूं। मैं आपको ये कह देता हूं कि मैंने पता क्या किया? मैंने ये स्प्रिंग के साथ ना यहां पर एक बॉडी भी लगा दी। आपको बॉडी, जब बॉडी चलती है ना तो तुमको समझ में आता है कि वर्क हुआ है। अगर बॉडी उड़ा देता हूं ना तो तुमको लगता है वर्क हुआ ही नहीं। चलो मैं बॉडी लगा देता हूं। मैंने बोला ये स्प्रिंग था, ये बॉडी है। अब मैंने स्प्रिंग पे फोर्स लगाई, मैं तो बॉडी भी लगाई है, लेकिन बीच का तो स्प्रिंग ही है, कोई तो बॉडी आगे गई होगी। अरे ये बॉडी आगे क्यों गई है? क्योंकि स्प्रिंग यहां पर क्या हो गया? पिचक गया। तो कितना पिच का स्प्रिंग, जितनी बॉडी आगे गई। अब बताओ क्या बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है क्या? अरे किया है ना। तो बताओ क्या यहाँ पे वर्क हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। कितना वर्क हुआ है कैसे निकालोगे? जितना फोर्स लगाया वो और जितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो, उसको गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों में एंगल तो थीटा 0 है ही। इसका मतलब बेटा यहाँ पर F को S से गुना कर देंगे तो ये वर्क आ गया। नहीं बात समझ में आई? अरे समझ में आया कि नहीं आया तुमको? अब तुम कहोगे सर यहां तो बॉडी कहीं गई नहीं। अरे ना जाए बॉडी, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया था वो पॉइंट तो चला गया ना आगे, तो उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट तो ले सकते हो। अरे जरूरी नहीं होता कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ही लेनी है, आप उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट ले लो ना जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया था। अगर वो पॉइंट चल गया है आगे तो भी वो पॉइंट कितना चला है उसकी डिस्प्लेसमेंट को भी आप क्या बोलोगे? बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ही बोलोगे। तो अगर आप यहां पर भी फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। यानी कि बेटा मैं ये सारी डिस्कशन से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में ऐसा कुछ फिक्स मत करो कि एक बॉडी है, फोर्स लगाएंगे और बॉडी चलेगी तभी वर्क होगा। कई बार बॉडी को चलाने के लिए वर्क की बजाय हम उस बॉडी को पिचकाने या उस बॉडी को फैलाने के लिए भी वर्क डन निकाल सकते हैं। जैसे ये स्प्रिंग है, इसको पिचकाने के लिए भी वर्क करना पड़ सकता है मेरे को। इसको अगर मुझे खींचना होता, मान लो मुझे स्प्रिंग को ऐसे बाहर की तरफ खींचना होता, तभी तो वर्क करना पड़ता ना मुझे। तो अब आप यहाँ पर ये थोड़ा कहोगे सर ये स्प्रिंग कहीं गया तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो इसका मतलब वर्क डन 0 है क्या? वर्क डन 0 नहीं है बेटा, वर्क डन यहाँ पर भी हुआ है। और कितना हुआ है? जितना ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा या जितना ये स्प्रिंग एक्सपैंड होगा उतना, उसको उतने करने के लिए क्या हो जाएगा? वर्क निकाल लेंगे हम। सेम टू सेम यहाँ पर बॉडी के लिए हम क्या बात कर लेंगे कि ये बॉडी थी, यहाँ पे फोर्स लगाया इस पॉइंट पे, अब ये वाला पॉइंट पिचक के कहां चला गया? यहाँ चला गया, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट और इसको गुना कर देंगे फोर्स के साथ, तो वो क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। आर यू गेटिंग? बताओ बेटा पहले तो यहां तक जो मैंने डिस्कशन करी है वर्क समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ। क्लियर है? चलो आगे चलिए, ये मैं साफ कर देता हूं। मैंने आपको वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला बता दिया। वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पेपर में आ जाए व्हाट इज वर्क, तो आप सिंपल एक लाइन लिखोगे, क्या बोलोगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कॉल्ड वर्क डन। चलो ठीक है, गुड। अब मैं आगे बात करता हूं। हमने वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा F डॉट एस, ठीक है। अभी हमने ये वर्क का पहला फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क के और भी फॉर्मूले हैं। अभी तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस फॉर्मूले के बेस पे होगा, ठीक है। सुनना ध्यान से बेटा।
एक क्वेश्चन लिखो, अभी पूरा क्वेश्चन लिखो क्या, और वो क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले के बेस पे होगा, इस फॉर्मूले के बेस पे होगा। क्वेश्चन क्या है सुनो, ए फोर्स एफ वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप इज applied on a body and it is displaced from point A, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दूं आपको 3 1 6 2, पॉइंट B, और मैं आपको B के कोऑर्डिनेट्स बता दूं -2, चलो 1 -2 4, फाइंड वर्क डन। लो बेटा, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन दिए मैंने आपको वर्क डन के बेस पे। ये सबसे पहला न्यूमेरिकल और सबसे सिंपल न्यूमेरिकल जो वर्क डन के लिए बन सकता है ये है। ऐसे बुक में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है बॉडी है और ये बॉडी पड़ी है ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट के मुझे क्या पता है बताओ, 3 1 6 क्या पता है मुझे, एक्स वाई जेड पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है ना। और मैंने क्या करा, मैंने बॉडी पे एक फोर्स लगा दिया। अरे कितना फोर्स लगाया मैंने, 2i प्लस j प्लस 4k, मैंने फोर्स लगा दिया बॉडी पे, और ये बॉडी ए से कहां चली गई, बी पे चली गई। और बी के बताओ मुझे एक्स वाई जेड क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1 - 2 4 गिवन है। यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ। अरे अगर बॉडी यहां से यहां गई है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस वेक्टर हुआ। तो क्या वर्क हुआ है यहाँ पर, अरे हुआ है ना। आपने बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया है, और बॉडी ने क्या ट्रैवल कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया है, तो वर्क तो हुआ है और वही तो निकालना है। तो बताओ कैसे निकालोगे वर्क, आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स वेक्टर को इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट कैसे करूं, मुझे एस वेक्टर तो पता ही नहीं कितना है। चलो पहले ये बताओ, क्या एस वेक्टर निकाल सकते हो, मैंने कुछ पीछे बताया हुआ है आपको एस वेक्टर निकालने के लिए, ऐसा कुछ क्या मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला बता रखा है क्या, कुछ ऐसे। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो, तो क्या ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, अगर ए बी वेक्टर आपको बोला जाए एस वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो क्या मैंने कुछ पीछे बताया हुआ है क्या आपको, कुछ भी याद नहीं है तुमको पिछला, क्या मैंने ऐसा कुछ पीछे बताया हुआ है क्या, बताना बेटा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालोगे, इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था। क्या करोगे, इसके x में से इसका x घटाओ, कितना आएगा 1 - 3, और बाहर क्या लगाओगे i कैप, प्लस इसके y में से इसका y घटाओ, इसका y कौन है, -2 में से 1 घटा दो तो बाहर क्या आ जाएगा j कैप, प्लस इसके z में से इसका z घटा दो, कितना आ जाएगा 4 - 6 इंटू k कैप। अरे कुछ ऐसा मैंने पीछे बताया क्या तुमको, कभी याद नहीं है, बताया था मैंने। अरे मैंने क्वेश्चन करवाए थे, याद करो डॉट प्रोडक्ट के अंदर। अब बताना कितना आ गया, 1 - 3 कितना होता है -2, तो ये आ गया बेटा -2i, ये कितना बताओ -2 - 1 -3j, ये कितना 4 - 6 बेटा -2k। लो बेटा ये तो आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सही बात है क्या।
और फोर्स वेक्टर मुझे पहले ही पता है। तो अब मुझे क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने ऊपर कौन सा बताया, फोर्स वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। अब याद करो, दो वेक्टर अगर मुझे गिवन होते हैं तो मैं उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे करता था, कैसे करता था। अरे किसी को भी याद नहीं है, वेरी गुड। अरे बताओ, अगर दो वेक्टर पता हो, ये वेक्टर पता मेरे को, फोर्स वेक्टर ये पता, ये निकाल लिया मैंने, पता नहीं था निकाला है मैंने। अब ये दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, कैसे करते थे बताओ। पहला वेक्टर कौन सा है, फोर्स वेक्टर। दूसरा वेक्टर कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे करते थे दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट। फोर्स में देखो आई के साथ कौन है, 2, और यहाँ आई के साथ कौन है, -2। दोनों गुणा करो, 2 को मल्टीप्लाई करो -2 के साथ, प्लस। फिर यहाँ पे बताओ जे के साथ कौन है, जे के साथ कौन है, 1। यहाँ बताओ जे के साथ कौन है, -3। तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस। अब बताओ यहाँ पर k के साथ कौन है, 4, और यहाँ पर k के साथ बेटा कौन है, -2। गुना करो, 4 को गुना कर दो -2 के साथ, तीनों को सोल्व करो, बताओ कितना आएगा। ये आएगा बेटा -4, ये आएगा बेटा -3, ये आएगा बेटा -8, 8 और 4 12 और 3 15, -15 जूल। ये वर्क आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आइए। अरे याद आया, कुछ नहीं आया, ये सारा सिखाया मैंने पीछे आपको वेक्टर के अंदर, और ये सारी बेसिक बातें हैं। अगर ये नहीं आती हैं तो फिजिक्स नहीं सीख सकते आप। ये ऐसी बातें मैंने बोली थी जब मैंने ये पढ़ाए थे टॉपिक, और मैंने ये भी कहा था ये ऐसा मत समझना कि अब ये आ रहे हैं तो आगे चैप्टर में किसी में यूज नहीं होंगे। ये बार बार आएंगे। वेक्टर के जितने भी कंसेप्ट है ना बेटा, वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे, बार बार। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। ये मैंने अभी तक आपको वर्क का एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, और उस एक फॉर्मूले के बेस पे जो सबसे सिंपल क्वेश्चन बन सकता था वो ये बन सकता था, वो मैंने करा दिया। ठीक है, आगे चलूं। नोट द क्वेश्चन। कितना वर्कडन आ गया, -15, और -15 के आगे मैंने यूनिट्स क्या लगाए हैं वर्कडन के, जूल। लेकिन जूल तो एनर्जी के यूनिट थे ना, तो एनर्जी के वर्क में होती है कन्वर्टर, तो बोला था मैंने, सही पढ़ रहे हो तुम। अरे एनर्जी ही तो किस में जाती है, वर्क में। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या लिखा था मैंने, वर्क एनर्जी पावर। वर्क और एनर्जी दोनों सेम होते हैं बेटा। एनर्जी वर्क में जाती है, वर्क एनर्जी में जाता है। आई बात समझ में क्या, चलो ठीक है, साफ कर दूं। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में वर्क नेगेटिव आ गया है ना, क्या हर बार नेगेटिव आएगा। मान लो मैं फोर्स चेंज कर दूं, ये ए और बी के एक्स वाई जेड बदल दूं, तो हो सकता है ना वर्क पॉजिटिव आ जाए। मतलब इस क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया, अगर मैं फोर्स को बदल दूंगा, ए और बी के एक्स वाई जेड बदल दूंगा, तो हो सकता है कैलकुलेशन इस तरह से हो जाए कि यहाँ पे वर्क क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अच्छा क्या जीरो आ सकता है, नहीं क्यों भाई, अरे ये -3 -7 -8 हो सकता है ये आपस में सारे कट ही जाएं। अरे कैलकुलेशन ऐसी बात बन जाए कि हो सकता है यहाँ पे -4 आ जाए, यहाँ पे -3 आ जाए, यहाँ पे +7 आ जाए, तो बढ़ गया, जीरो नहीं आ गया। यानी कि ये वर्क
पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग तीन तरह के होते हैं। वर्ग तीन तरह के होते हैं बेटा। तीन तरह के वर्ग कौन कौन से होते हैं? एक होता है पॉजिटिव वर्ग, एक होता है नेगेटिव वर्ग, एक होता है जीरो वर्ग। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ग। अगला हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ वर्क डन। सबसे पहला वर्क डन कौन सा? पॉजिटिव वर्क। नंबर 2 वर्क डन कौन सा? नेगेटिव वर्क। नंबर 3 बेटा वर्क डन कौन सा? जीरो वर्क। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा, कंडीशन क्या है। वर्क डन नेगेटिव कब आएगा, कंडीशन क्या है। और वर्क डन जीरो कब आएगा, कंडीशन क्या है ना। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? F डॉट S, और ये डॉट प्रोडक्ट जब खोल देंगे तो क्या बनता है? FS cos थीटा बनता है। और थीटा किस किस के बीच में एंगल था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल था। सही बात है ना। अच्छा, आपने ये पढ़ा हुआ है ना मैथ में भी पढ़ा हुआ है और फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ये होता है जीरो, ये होता है 90, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और जीरो के नीचे 360 डिग्री। पढ़ा हुआ ना मैथ में। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इसे बोलते हैं थर्ड, इसे बोलते हैं फोर्थ। पढ़ा होगा ये? नहीं पढ़ा तो पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। अब तुमने ये भी पढ़ा होगा, इसमें एक सेंटेंस बताया था मैंने आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू होम नहीं होता, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है। ठीक है, स्कूल के बाद घर नहीं जाते होते, स्कूल के बाद कॉलेज जाते होते हैं। आगे बात समझ में। आफ्टर में ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेंजेंट कोसेक सेकेंड कॉट 6 के 6। इस क्वाड्रेंट में क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। बात समझ में आ गई ना। इसमें कौन पॉजिटिव आएगा? एस का मतलब साइन और उसका उल्टा होता है कोसिकेंट। इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव आएंगे, बस बाकी चारों क्या आएंगे? नेगेटिव। टी का मतलब होता है टेंजेंट और उसका उल्टा कोट, पॉजिटिव आएंगे और बाकी चारों क्या आएंगे? नेगेटिव। सी का मतलब इसमें कोस और उसका उल्टा सीकेंट, पॉजिटिव आएंगे और बाकी चारों क्या आएंगे? नेगेटिव। कुछ भी नया नहीं है इसमें, कोई टफ वाली बात नहीं है। चलो अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन की। आपको पता है वर्क डन का ये फॉर्मूला है, एफ एस cos थीटा, है ना। अब मुझे बताओ, क्या ये F नेगेटिव हो सकता है? क्या हो ही नहीं सकता। अरे F कौन है? फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या कभी नेगेटिव आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्या ये नेगेटिव आ सकता है? cos थीटा आ सकता है ना। अभी तो बड़ा पान है, कहां कहां नेगेटिव आता है बताओ? cos थीटा, cos थीटा नेगेटिव कहां आता है? देखो यहां पॉजिटिव आता है और यहां तो सारे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है cos थीटा। cos थीटा नेगेटिव कहां आता है? यहां और यहां। अच्छा, पॉजिटिव कहां आता है? यहां और यहां। अब सोच के देखो,
ये पॉजिटिव होता है हमेशा, ये पॉजिटिव होता है हमेशा, और अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो क्या वर्क डन पॉजिटिव ही हो जाएगा हमेशा के लिए? तो बताओ वर्क डन पॉजिटिव कब होएगा? जब cos थीटा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एफ और एस तो की टेंशन तो मुझे है ही नहीं, वो तो आना ही पॉजिटिव है। वर्क को नेगेटिव कौन करेगा? cos थीटा करेगा। अगर वो नेगेटिव हो तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। और वर्क को पॉजिटिव भी कौन करेगा? cos थीटा, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे बताओ cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा कहां से कहां के लिए हो? थीटा 0 से 90 के लिए हो या 270 से 360 के लिए हो। मतलब अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गए, अरे बोलो। और अगर थीटा 270 और 360 के बीच में है तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, अरे बोलो। तो इस कंडीशन में cos थीटा हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब वर्क भी हमेशा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। थीटा किसके बीच में एंगल होता है पता है ना आपको? अरे थीटा किसके बीच में एंगल होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, अगर 0 और 90 के बीच में कोई एंगल आ जाए या 270 और 360 के बीच में कोई एंगल आ जाए, सपोज करो ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने, फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, तो ये थीटा आ गया। बताना ये थीटा 90 से कम है कि ज्यादा है? अरे 90 से कम है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इस केस में अगर ऐसा कुछ मिल जाता है आपको, तो इस केस में बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको, डोंट वरी, जिसमें ऐसे दिखाई देगा आपको, इस तरफ ऐसे फोर्स लग रही होगी और बॉडी ऐसे गाड़ी होगी, है ना? मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूंगा, डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल दूं? लो एग्जांपल ले लो, वैसे उसमें क्या बड़ी बात है, लो भी मैं आपको रियलिटी का एग्जांपल देता हूं। क्या ऐसी चीजें पढ़ी हैं क्या अपन ने? बहुत सारी। ये क्या है? इंक्लाइंड सरफेस। ये क्या है? इंक्लाइंड सरफेस, और बॉडी इस पे पड़ी है ऐसे। आपने क्या किया? आपने बॉडी को रखा और बॉडी को छोड़ दिया, बॉडी नीचे जाने लग गया ऐसे, तो बॉडी नीचे जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा बॉडी का? ऐसा आएगा। अरे इस तरफ जाए तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ही आएगा। अच्छा बॉडी इस तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि नीचे कौन खींच रहा है बॉडी को? ग्रेविटी। अरे mg कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी नहीं है क्या? तो अगर अब मैं आपको यहां पे ये पूछूं, बताओ बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बता दो। आप कहोगे सर ग्रेविटी ऐसे, मतलब फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो थीटा कितना हो गया? 90 से कम। थीटा 90 से कम का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा cos थीटा पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव होते ही हैं, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना एग्जांपल? चलो ये सारी बातें मैं बता रहा हूं आपको कौन से वर्क डन के लिए। ये सारी बातें मैंने आपको बताई बेटा कौन से वर्क डन के लिए? पॉजिटिव वर्क डन के लिए। गेटिंग? चलो अभी मैं पॉजिटिव वर्क डन की बात करूंगा, नेगेटिव की बात करूंगा। पहले ये वाला एग्जांपल बताओ, समझ आ गया आपको? यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी वाली फोर्स कौन सी है बेटा? ऐसे लगी नीचे, और ग्रेविटी क्योंकि नीचे लग रही है, कोई तो बॉडी यूं जा रही, नीचे उतर रही है, इसका मतलब फोर्स यूं है, डिस्प्लेसमेंट यूं है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा 90 से कम, थीटा 90 से कम, इसका मतलब समझ आओ ये कंडीशन हो गई। इसका मतलब cos थीटा पॉजिटिव आएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। सही बात है। अब इसी के अंदर मैं आपको कहता हूं अगर थीटा 0 हो जाता, क्या थीटा 0 हो सकता है? हो सकता है ना। जो मैंने सबसे पहला डायग्राम बनाया था आज लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया ना मैंने
कि फोर्स भी ऐसे लगाई मैंने और बॉडी भी ऐसे गई, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम, तो थीटा कितना है 0। तो थीटा अगर 0 हो इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरफ फोर्स लगाई गई है उसी तरफ बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। अरे ये तो मतलब थीटा बराबर 0 का, थीटा बराबर 0 का बेटा क्या मतलब है कि जिस तरफ फोर्स लगाओगे उसी तरफ बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। तो यहां मुझे बताओ cos 0 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और cos की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, बताया था क्या पहले भी मैंने। अरे sin थीटा और cos थीटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, और दोनों की बेटा मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। तो ये तो मैक्सिमम आ गई, इसका मतलब वर्क डन भी क्या आ गया, मैक्सिमम। कितना आ गया Fs। ये वर्क डन पॉजिटिव तो है ही, और पॉजिटिव होने के साथ साथ बेटा ये वर्क डन मैक्सिमम भी है। क्या ये वाला वर्क डन जो आएगा यहाँ पर, क्या वो पॉजिटिव तो आएगा, क्या वो मैक्सिमम आएगा, नहीं आएगा। मैक्सिमम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा उसमें थीटा 0 थोड़ा है, अरे उसमें cos की वैल्यू 1 थोड़ी ना आ जाएगी। मान लो यहाँ पे थीटा आ गया सपोज 30 डिग्री, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो वो 1 से तो कम हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन मैक्सिमम नहीं आएगा बेटा, आएगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव के साथ साथ क्या आ जाएगा, मैक्सिमम भी आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये सारी डिस्कशन करी है मैंने कौन से वर्क डन के लिए, पॉजिटिव वर्क डन के लिए। चलो बेटा अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन के लिए। वर्क डन का फॉर्मूला मैं फिर से बोलूंगा, कौन सा फॉर्मूला, Fs cos थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा। अब ना तो F नेगेटिव हो सकता ना S हो सकता, नेगेटिव कौन हो सकता है, cos थीटा। और cos थीटा मुझे बता दो नेगेटिव कहां कहां होता है, 90 से बड़ा एंगल हो जाए या 270 से छोटा हो जाए, तीसरा चौथा क्वाड्रेंट मिला के बता रहा हूं आपको, यहां से यहां और यहां से यहां cos की वैल्यू क्या है, नेगेटिव जो है। तो मैं दोनों को अलग अलग नहीं बोलता, मैं इकट्ठे बोल देता हूं दोनों को। मैं कहूंगा थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हो 270 से कम हो तो बेटा cos थीटा नेगेटिव आएगा, यानी कि वर्क डन नेगेटिव आएगा। अरे नहीं बात समझ में आई, समझ में आया क्या, आर यू गेटिंग और नॉट। एग्जांपल दूं, बिना एग्जांपल के समझ में तो आएगा नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्या सुनना। मैं यही डायग्राम फिर से बनाता हूं, मैं कहता हूं ये है इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, ये पड़ी है बॉडी। अगर मैं बॉडी को यार रख के छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाएगी, बट मैं कहता हूं कि मैं इसको नीचे नहीं गिरने दूंगा, तो मैंने एक फोर्स लगा दिया F, मैंने लगा दिया फोर्स, क्योंकि नीचे तो गिरेगी, मैं गिरने से बचाऊंगा इसको। तो मैंने इसको ऐसे खींचा, ये बॉडी ऊपर आने लग गई, यानी कि अब इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो गया। अच्छा वेट कहाँ है इसका, अभी भी इसका वेट तो अभी भी नीचे ही है, mg है ना। अब मुझे बताना वेट ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ध्यान देखो डायग्राम को, वेट ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, बताना तुमने कितना एंगल है, 90 से ज्यादा है क्या। अब मैं पूछता हूं तुमसे, बताना बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताना कैसे पता लगा नेगेटिव है, क्योंकि थीटा कितना है 90 से ज्यादा है। अगर थीटा 90 से ज्यादा हो जाए तो बेटा वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है। नहीं बात समझ में आई, समझ में आ रहा है क्या। वर्क डन पॉजिटिव कैसे निकालते हैं और नेगेटिव कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। जिस फोर्स का वर्क डन निकालना है वो फोर्स देखो और डिस्प्लेसमेंट देखो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब देखोगे तो दोनों के बीच में एंगल तो दिख ही जाएगा। अगर वो एंगल 90 से कम हुआ
तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर वो एंगल 90 से ज्यादा हुआ तो वर्क डन नेगेटिव। इसी बात है बस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया बेटा वर्क डन नेगेटिव। अच्छा अगर इसी के अंदर, ये नेगेटिव वर्क डन की बात चल रही है अभी भी, इसी के अंदर अगर मैं आपको ये कह दूं कि थीटा 180 के इक्वल ले लिया मैंने, थीटा 180 बीच में आता है इसलिए 90 से ज्यादा और 270 से कम, तो बीच में एंगल कौन सा है? 180 है। थीटा अगर मैंने 180 ले लिया, अब थीटा 180 का क्या मतलब समझे आप? थीटा किसके बीच में एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। और थीटा 180 का मतलब क्या हुआ कि फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं लेकिन बॉडी जा कहां रही है? इधर। इसका मतलब फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों में कितना एंगल हो गया? 180। ये मतलब है इसका। फोर्स इधर लगाई, डिस्प्लेसमेंट इधर हुई। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया? तुमको भी सर ये थोड़ा हो सकता है, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी इधर जा रही है, ये पॉसिबल है क्या? अरे है ना पॉसिबल। अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। क्यों नहीं है पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है। बात समझ आ गई? अरे यहां भी तो हो रहा है, देखो यहां भी तो क्या हो रहा है? फोर्स तो नीचे लग रही है, तो क्या बॉडी नीचे जा रही है? क्या बॉडी नीचे जा रही है? तो जब ये पॉसिबल है तो फिर ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये भी है पॉसिबल। नहीं बात समझ आई? अगर ये सिचुएशन आ जाए, बताओ सिचुएशन क्या है कि थीटा 180 है। थीटा 180 का मतलब क्या? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो बेटा वर्क डन कितना आ जाएगा? अरे cos 180 कितना होता है पता है आपको? -1। तो बेटा वर्क डन कितना आ जाएगा? -fs आ जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होंगे जब ये सारी चीजें समझ में आई होगी आपको। अगर ये सारी चीजें आपको याद होएगी और समझ में आई होगी तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लायक होगे, वरना न्यूमेरिकल में कुछ समझ नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं। बोलो क्लियर है? हाँ भाई, कौन कौन सा वर्क डन पढ़ लिया आपने? पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल एक और दूं। एक तो ये था नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मैं कहता हूं एक बॉडी है, इस बॉडी को दो बंदे खींच रहे हैं, इधर से खींच रहा है स्ट्रॉन्ग पर्सन और बेटा इधर से खींच रहा है वीक पर्सन। बॉडी कहां जाएगी? बॉडी क्या वीक पर्सन तरफ जाएगी? कॉमन सेंस है कि बॉडी इधर जाएगी, है ना? अब मैं तुमसे कहता हूं, बताओ मेरे को, वर्क डन बाय स्ट्रॉन्ग पर्सन, पॉजिटिव के नेगेटिव? अरे पॉजिटिव हुआ ना। अरे कितना एंगल हुआ बता ना? इधर लगा रहा है स्ट्रॉन्ग पर्सन फोर्स और बॉडी भी इधर जा रही है, एंगल 0 हुआ। एंगल 0 का तो वर्क डन मैंने कहा था मैक्सिमम होता है, तो होता तो पॉजिटिव ही है। ये पॉजिटिव भी है और मैक्सिमम भी है। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं वर्क डन बाय वीक पर्सन, तो बताओ क्या हो रहा है? वीक पर्सन फोर्स लगा रहा है, इधर बॉडी जा रही है उधर, कितना एंगल हुआ? 180। तो बेटा कितना वर्क डन आएगा? नेगेटिव आएगा। नहीं बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? सही बात है ना? चलो ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। अब कौन सा वर्क डन बच गया? जीरो वर्क डन। वो भी पढ़ेंगे आज, ये खत्म करेंगे इस टॉपिक को। जीरो वर्क डन। तीसरा वर्क डन कौन सा? जीरो वर्क। बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? Fs cos थीटा। अब सोच के बताना मुझे, वर्क डन जीरो कब आएगा? जब फोर्स जीरो हो जाए। अरे तुम सीधा उसमें पहुंच गए बेचारे में, इसको तो देख लो। पहले दो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ किसने बताया? cos थीटा ने बताया। लेकिन जीरो की वैल्यू, जीरो वर्क डन ये भी बता सकता है, ये भी बता सकता है, ये भी बता सकता है। नहीं बात समझ में आई? मान लो मैंने बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया तो क्या वर्क डन होगा? जीरो वर्क डन।
यानी कि वर्क डन जीरो कब आएगा बताना, वर्क डन जीरो कब आएगा, इफ नंबर वन कंडीशन क्या है, फोर्स थीटा लगाऊं मैं, क्या बॉडी में वर्क डन होगा, क्या स्प्रिंग अपने आप बड़ा बड़ा भेज दे, अरे फोर्स लगाओगे तो कुछ क्या, बात समझ आ गई। अच्छा नंबर टू कंडीशन क्या है कि मैं फोर्स तो लगा रहा हूं पर बॉडी नहीं चल रही है, चल रही है क्या बॉडी, लगाओ फोर्स, चला के दिखा दो, बताओ हुआ क्या वर्क डन, नहीं हुआ, नहीं हुआ वर्क डन। अरे मैंने फोर्स तो लगाया, वो चली नहीं दीवार, तो क्या वर्क डन हुआ, नहीं हुआ। क्या मेरी एनर्जी खर्च हुई, नहीं हुई। 5 मिनट लगा के देखो एक बार, लगा ही रहो 5 मिनट तक ऐसे ऐसे, 5 मिनट बाद तुमको पता लगेगा एनर्जी खर्च हुई नहीं हुई, थक जाओगे, पसीने आ जाएंगे तुमको, एनर्जी खर्च हुई ना बेटा। क्या कह रहे हो, क्या बोली दीदी कि दीवार पे धक्का मारेंगे तो वर्क तो हुआ नहीं पर एनर्जी खर्च होगी हमारी, अब इसका जवाब दो फिर। अब मैंने तो कहा था वर्क कब होता है, जब एनर्जी खर्च होती है, अब यहाँ एनर्जी तो खर्च हो गई मेरी, वर्क तो हुआ ही नहीं, तो जो एनर्जी मैंने खर्च करी वो कहाँ गई, एनर्जी जो मैंने खर्च करी क्या वो वर्क में गई है, यहाँ पर कन्वर्ट हुई है क्या वर्क में, नहीं हुई है, तो कहाँ गई, कहाँ गई, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, क्योंकि मेरे को पसीना तो आएगा, मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, तो जो मैंने एनर्जी खर्च की है वो गई है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो गई है। ऐसा भी हो सकता है भाई, कई बार आप एनर्जी खर्च करते हो वर्क करने के लिए, और होता क्या है, जितनी एनर्जी आप खर्च करते हो उसका कुछ हिस्सा ही वर्क में जाता है और बाकी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जितनी एनर्जी आप खर्च करते हो उसका सारा हिस्सा ही वेस्ट हो जाता है, हीट की फॉर्म में वर्क होता ही नहीं, यहां पे वही तो हो रहा है, नहीं बस समझ आई। चलो आगे, तो दूसरी कंडीशन वर्क डन जीरो की क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, चली नहीं बॉडी। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये cos थीटा जीरो आ जाए, अरे cos थीटा जीरो का मतलब थीटा कितना आ गया, 90। cos ये थीटा 90 का मतलब क्या हुआ पता है, कि फोर्स लग रही है ऐसे, अरे क्या देखो पता क्यों नहीं, थीटा का 90 का मतलब क्या हुआ कि फोर्स लग रही है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऐसे, तो थीटा कितना हो गया 90, यहां पर वर्क डन कितना आएगा 0, नहीं बस समझ आई, बिकॉज थीटा 90 तो cos 90 0 हो जाएगा। अब बिना एग्जांपल के थोड़ा समझ में आएगा, एग्जांपल देना पड़ेगा ना मुझे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सर्कुलर मोशन पढ़ा था हमने, पढ़ा था क्या, सर्कुलर मोशन में याद है मैं बोलता था ये बॉडी है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस है, और बॉडी यूं यूं घूम रही है ऐसे, तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन याद है मैंने क्या बोला था, टेंजेंट के अलोंग आएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग आती है, टेंजेंट के अलोंग, क्योंकि बॉडी जाना तो यूं जाती है ना, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है। इसका मतलब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन यहाँ पर बॉडी को घुमाने के लिए एक फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ होती है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चेक करो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल दिख रहा है आपको, 90। और यहाँ पर बॉडी को घुमा कौन रहा है, यही फोर्स तो घुमा रही है, और इसको घुमाने का वर्क डन कितना है 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे पता है, आप यहाँ पे कहोगे वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन
rotating a body along circle is 0। ये जीरो क्यों हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्कडन जीरो क्यों हुआ? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। बोलो समझ में आ गया यहाँ भाई? एग्जांपल है बहुत बढ़िया। तो बेटा अपन ने तीन तरह के वर्कडन पढ़ लिए अपन ने, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्कडन। पॉजिटिव कब कब होता है? वर्कडन पॉजिटिव कब होएगा? जब थीटा 0-90 से के बीच में आ जाए या 270-360 के बीच में आ जाए। और अगर थीटा 90 से ज्यादा 270 से कम आ जाए, है ना, तो वर्कडन नेगेटिव हो जाएगा। और थीटा 90 आ जाए तो वर्कडन जीरो हो जाएगा। सीधी सी बात है, इतनी सी बात है बेटा, याद रखो क्या बड़ी बात है। कोई भी एग्जांपल आपको आ जाए आपके सामने, आपसे पूछे बताओ इसका वर्कडन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे? आप फोर्स देखो कहाँ है, और फिर देखो डिस्प्लेसमेंट, और फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल चेक कर लो। अगर वो एंगल 90 से कम आ रहा है तो वर्कडन पॉजिटिव, 90 से ज्यादा आ रहा है तो वर्कडन नेगेटिव, और अगर 90 आ रहा है तो वर्कडन जीरो। इतनी सी बात है बस। इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद मैंने इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करके बता दिया आपको। बोलो बेटा इतना बहुत आ गया। टाइम क्या हो गया? बहुत है बेटा, इतना बहुत है। बाकी कल पढ़ेंगे आपको, ठीक है? चलो ओके।